हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकैप 10M। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक माइथिकल एडवेंचरस फैंटेसी सीरीज कार्निवल रो के फर्स्ट पार्ट को, जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है, जिसे पे होमलैंड के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ माइथिकल क्रिएचर्स को दिखाया गया है, जैसे पे परियों की तरह होते हैं। क्रिच आधे इंसान और आधे पे होते हैं और सदियों से इन पे की दुनिया आजाद थी। पर जब इंसानों को इस पे होमलैंड के बारे में पता चला तो तब इंसानों के कई सारे साम्राज्यों ने इस जगह पर कब्जा करने के लिए युद्ध को शुरू कर दिया और फिर सब कुछ बदल गया। कहानी की शुरुआत में हम फाइलो को उसके साथियों के साथ पे होमलैंड की ओर बढ़ता हुआ देखते हैं और थोड़ी देर बाद फाइलो पे होमलैंड आ जाता है। जैसे ही ये लोग अंदर दाखिल होते हैं तो ये अपने ऊपर बहुत सारे पे को देखते हैं जो इन पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। तभी फाइलो इनकी लीडर मीमा से कहता है, डरो नहीं, हम आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हम आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं। जिसके बाद लीडर के इशारा करने पर सभी पे नीचे आ जाती हैं, क्योंकि 7 साल बाद लगातार फे और इंसानों के बीच जंग होती आ रही है। जिसके बाद रिपब्लिक ऑफ बर्ग नियम को लागू किया गया, जिसमें इंसान और फे के बीच समझौता हुआ और ये एक साथ रहने लगे। दरअसल अभी भी कुछ इंसान पे को खतरा मानते हुए उन्हें खत्म करना चाहते हैं, इसलिए फाइलो अपने साथियों के साथ इन पे की मदद करने के लिए आया होता है। इसके बाद फाइलो किसी के पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए ऊपर चट्टान पर चढ़ जाता है और एक मशाल लेकर अंदर गुफा में जाने लगता है और एक रहस्यमय किताब को देखता है। तभी पीछे से वेगनेट फाइलो को अपने चाकू की नोक पर ले लेती है, क्योंकि इंसानों का यहाँ आना मना है। ये एक खुफिया लाइब्रेरी है और फिर वेगनेट फाइलो से कहती है कि यहाँ रखी गई नायाब किताबें उस वक्त की हैं जब तुम्हारी नादान प्रजाति ने ढंग से भी बोलना नहीं सीखा था, जिसकी हिफाजत वेगनेट करती आ रही है। पर फाइलो को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वो अपनी गलती की माफी मांगता है और किसी को कुछ भी न बताने का वादा करता है। इसीलिए वेगनेट फाइलो की जान बख्श देती है। जिसके बाद लीडर मीमा वेगनेट को फाइलो पर कड़ी नजर रखने को कहती हैं, क्योंकि उन नायाब किताबों में इनके समुदाय के ज्ञान की ग्रंथों के बारे में काल्पनिक चीजों का जिक्र किया गया है। अगर किसी इंसान के हाथ वो नायाब किताबें लग गईं तो इनका वजूद भी खत्म हो सकता है। इसके बाद टेडी आकर फाइलो को बताता है कि उनकी तार घाटी के ऊपर से टूट गई है, जिसकी वजह से ये लोग अपने लोगों से संपर्क नहीं कर पा रहे। फाइलो अपनी तार ठीक करने के लिए अपने साथियों के साथ वेगनेट को भी मदद के लिए घाटी पर ले आता है, जो जल्द ही उड़कर एक घाटी से दूसरी घाटी पर आसानी से जाकर तार को जोड़ देती है। और फिर फाइलो एक किताब वेगनेट को पढ़ने के लिए देता है और इस तरह ये लोग अपनी दोस्ती की शुरुआत करते हैं। पर इन लोगों पर दूर से कोई नजर रख रहा होता है और जल्द ही ये तीनों इंजेक्शन लगाकर भेड़िए में बदल जाते हैं और इनके साथियों पर हमला कर देते हैं। फाइलो फौरन अपने साथियों के पास उनकी मदद के लिए जाता है और यहाँ आकर फाइलो देखता है कि भेड़ियों ने इनके सभी साथियों को मार दिया है और फाइलो को देखकर ये उस पर भी हमला कर देता है। पर फाइलो भी इसे मार गिराता है, पर इतने में ये दूसरा भेड़िया आकर फाइलो पर हमला कर देता है। सही टाइम पर आकर वेगनेट भेड़ियों को मारकर फाइलो की जान बचा लेती है और फिर हम देखते हैं कि इंजेक्शन का असर खत्म होने पर ये वापस इंसान बन जाता है और इसके बाद ये वापस होमलैंड आते हैं। फाइलो सार्जेंट को सब कुछ बता देता है कि अब तक जो सुनते आ रहे थे कि पिक्स इंसानों को भेड़िया बनाकर हम लोगों को खत्म करना चाहते हैं, वो बात सच है। अगली सुबह वेगनेट फाइलो को उसकी किताब वापस करती है। इन दोनों को ही पढ़ना बहुत पसंद है और इसमें लिखी कहानी वेगनेट को बहुत पसंद आती है, इसलिए फाइलो ये किताब वेगनेट को ही दे देता है। इसके बाद रात को जब फाइलो सार्जेंट से बात कर रहा होता है तो वो टेडी को बाहर जाते हुए देखता है। इसका पीछा करने पर फाइलो को पता चलता है कि ये भी भेड़िया बन जाता है, मतलब ये एक क्रिच है। जब टेडी को होश आता है तो वो देखता है कि उसने एक हिरन का शिकार किया है। तभी वहाँ फाइलो भी आ जाता है और फिर टेडी उसे बताता है कि मैं हर महीने में एक बार भेड़िया बन जाता हूँ, जिन्हें क्रिच भी कहा जाता है। फाइलो इस बात को राजी रखने को कहता है, अगर इनके अपने लोगों को पता चला तो वो टेडी को मार देंगे। तभी होमलैंड में सायरन बजने लगता है, क्योंकि वे अपनी जान बचाकर आए हैं, क्योंकि इन पर इंसानों ने हमला करना शुरू कर दिया है। इसके बाद टॉर्मेलिन वेगनेट से कहती है कि तुम फाइलो से दूरी बनाए रखो, जितना उसके करीब जाओगी तुम्हें उतना ही दर्द मिलेगा, क्योंकि इंसान बहुत फितरती होते हैं और वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। जिसके बाद वेगनेट फाइलो से बात करने जाती है, क्योंकि ये दोनों अब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बात करने पर वेगनेट को पता चल जाता है कि फाइलो भी एक पे है। उसके बैग पर जो चोट के निशान हैं वो पर काटने के हैं, जो उसके बचपन में ही काट दिए गए थे। पर ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि हाफ ब्लड यानी मिलावटी नस्ल वालों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है, इसलिए इस बात को अभी तक राजी रखा गया। कोई भी फाइलो की असलियत नहीं जानता, ये एक क्रिच है, मतलब आधा इंसान और आधा फे। इसके बाद टॉर्मेलिन पे होमलैंड छोड़ने से पहले फाइलो से कहती है कि हमारे दुश्मन पैक्ट जल्द ही जंग को जीत जाएंगे और वेगनेट तुम्हारी वजह से मारी जाएगी, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करती
करती है उसकी भलाई के लिए उससे दूर रहो, क्योंकि दुनिया की नजर में फाइलो अभी भी एक इंसान है और जो भी इंसान किसी पे से प्यार करता है उसे मार दिया जाता है। इधर सार्जेंट को खबर मिलती है कि पैक्ट सुबह तक फे होमलैंड पर हमला करेंगे, इसलिए यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी फे अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फाइलो बाकी फे के साथ विग्नेट को भी यहाँ से जाने के लिए कहता है, पर ये फाइलो को छोड़कर नहीं जाना चाहती और जाने से साफ इनकार कर देती है। अगली सुबह पैक्ट भी फे होमलैंड पर हमला कर देते हैं। विग्नेट की जान बचाने के लिए फाइलो मीमा की मदद लेता है और फाइलो के कहने पर मीमा विग्नेट से झूठ कहती है कि फाइलो मारा गया ताकि ये यहाँ से जा सके। फाइलो की मौत की खबर सुनकर विग्नेट बुरी तरह रोने लगती है और फिर लीडर मीमा इसे अपने साथ ले जाने लगती है। इधर फाइलो भी अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाता है, पर इधर जंगल में हम देखते हैं कि पैक्ट के लोगों ने पेड़ों पर एक जाल बना रखा है जिससे ये फे उड़कर नहीं भाग सकते और पैक्ट आर्मी इन फे को बुरी तरह मार रही होती है क्योंकि ये इनका नामो निशान ही मिटाना चाहते हैं और ये अपने साथ भेड़ियों को भी लेकर आए हैं। पर इनमें से एक भेड़िए को विग्नेट मार गिराती है और ये अपने चारों तरफ देखती है कि लगभग इन लोगों ने सभी फे को मार दिया, इसलिए ये तेजी से आगे बढ़ते हुए चट्टान से कूद जाती है और उड़कर एक जहाज पर पहुंच जाती है जिसमें इंसानों के साथ कुछ फे भी होते हैं। पर बदकिस्मती से इनका जहाज समुद्री तूफान की चपेट में आ जाता है और सभी लोग पानी में डूबकर मारे जाते हैं। इधर हम फाइलो को देखते हैं जो अपने शहर बर्ग वापस आकर देखता है कि कोई है जो इन फे का खून का प्यासा हो चुका है और एक के बाद एक फे को बड़ी बेरहमी से मार रहा है। फाइलो एक घायल फे के पास बयान लेने आता है जो उस दरिंदे की मौत के शिकंजे से बच निकली और ये बताती है कि वो तुम लोगों में से कोई एक है, उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, उसके लेफ्ट हैंड पर टैटू बना था। ये सुनकर फाइलो कहता है मैं जल्द ही उस दरिंदे को ढूंढ निकालूंगा जिसने तुम्हारी ये हालत करी है। इधर हम पैक्ट कम्युनिटी बनाने वाले एब्सलम और जेस्पर को राजनीतिक मुद्दों पर बहस करते हुए देखते हैं, क्योंकि जंग में जो फे बच गए थे वो रिपब्लिक ऑफ बर्ग के नियम के अनुसार इनके शहर आकर रहने लगे, पर समाज अभी भी इन लोगों को खतरा मानते हुए स्वीकार नहीं कर रहा, जिसके चलते राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ लोग फे के हक में उनकी आजादी के लिए उनके साथ दे रहे हैं और कुछ लोग उनका वजूद ही खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद हम विग्नेट को जेल में देखते हैं जो उस रात बच गई थी और तभी वहाँ उस जहाज का मालिक आकर अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए आता है, जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे जहाज के साथ सारा सामान भी खत्म हो चुका है और सिर्फ ये वैगनेट ही बची है जो उस जहाज पर सवार थी। जहाज के बदले ऑफिसर वैगनेट को इजरा को दे देता है जो उसे अपने घर नौकरानी बनाकर ले आता है। इधर फाइलो को भी सार्जेंट पर शक होने लगता है, यही वो कातिल है जो फे को मार रहा है क्योंकि ये फे से बहुत नफरत करता है। जिस पर सार्जेंट कहता है तुम्हें इन जानवरों से इतनी हमदर्दी क्यों है, जिस पर फाइलो सार्जेंट को एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। इसके बाद वैगनेट अपने सबसे करीबी दोस्त टोरमेलिन को ढूंढते हुए टेटरबी की बदनाम गलियों में आ जाती है और टोरमेलिन से मिलकर वो काफी खुश होती है। तभी टोरमेलिन उसे बताती है कि फाइलो जिंदा है। ये जानने के बाद वैगनेट को लगता है कि फाइलो ने उसे धोखा दिया। वैगनेट कहती है कि फाइलो ने जो मेरे साथ किया उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी और इसके बाद ब्रेक्सपेयर का बेटा जोना टोरमेलिन के पास कुछ वक्त गुजारने के लिए आता है, जबकि फाइलो उस कातिल को ढूंढते हुए एक बार में आ जाता है और इसे एक आदमी पर शक होने लगता है, इसलिए फाइलो जानबूझकर उस आदमी पर शराब गिरा देता है। गुस्से में ये फाइलो को मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है तो फाइलो उसके हाथ पर वही टैटू बना हुआ देखता है तो ये समझ जाता है यही असली कातिल है। पर ये बहुत शातिर होता है, ये फाइलो पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है, पर फाइलो भी इसका पीछा करते हुए बार से बाहर निकल आता है तो ये फिर से फाइलो पर हमला करके यहाँ से फरार होने की कोशिश करता है, पर फाइलो भी इसका लगातार पीछा करता रहता है और आखिर में इसे अपनी बंदूक की नोक पर ले लेता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जिस पर ये कहता है कि खेल तो अब शुरू हुआ है, आने वाले खतरे का तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं, क्योंकि जो मुसीबतें अंधकार से आएंगी उससे तुम लोगों की रूह तक कांप जाएगी। एक ऐसी काली शक्ति पनप रही है जो तुम लोगों की सोच से भी परे है। और ये कहने के बाद ये छत से नीचे कूद जाता है। इधर हम वैगनेट को देखते हैं जो फाइलो को ढूंढकर उसके पास उसे मारने के लिए आई होती है। वैगनेट कहती है मैंने तुम्हारा इंतजार ऐसी जगह किया जो जहन्नुम से भी बदतर थी, जहाँ मुझे सिर्फ दर्द मिला। तुमने मुझे अपनी मौत की झूठी खबर क्यों दी, तुमने मुझे धोखा दिया। पर फाइलो वैगनेट की किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर वैगनेट कहती है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगी और फिर वो यहाँ से चली जाती है। और उसी रात हम एक एशलिंग नाम की पे को देखते हैं जिसे एक बांसुरी मिलती है और फिर एशलिंग को फाइलो की फोटो भी मिलती है। तभी सामने से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। खतरे को महसूस करते हुए एशलिंग जल्दी ही यहाँ से जाने की कोशिश करती है, पर गुफा से एक दानव निकलकर एशलिंग को अंदर घसीट कर ले जाता है और बड़ी
बड़ी बेरहमी के साथ उसे मार देता है। अगली सुबह फाइलो इस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है तो वो देखता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। जैक असली कातिल नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक मोहरा था। इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है और खून के निशानों से फाइलो को पता चल जाता है एशलिन को गुफा के अंदर मारा गया है। फाइलो इसके बाद केस के सिलसिले में एशलिन के घर आकर पता करने की कोशिश करता है, तभी उसे कबर्ड मिलता है जिसे बैरिक बंद कर देता है। जब ये लोग कबर्ड चेक करते हैं तो उसमें रनियन नाम का एक आदमी निकलता है। फाइलो को लगता है कि यही कातिल है, जिस पर ये बताता है मैंने एशलिन को नहीं मारा, वो तो मेरी काफी अच्छी दोस्त थी, उससे मिलने के लिए ही मैं बर्ग आया था। जिसके बाद फाइलो कहता है कि तुम एशलिन के दोस्त थे तो तुम्हें पता होना चाहिए उसे कौन मार सकता है। जिस पर रनियन बताता है कि वो अपने टाइम की एक बहुत बड़ी सिंगर थी, म्यूजिक ही उसकी अपनी दुनिया थी और जब उसकी शोहरत नहीं रही तो वो टूट गई और कहीं चली गई। उसके बाद में उससे कभी नहीं मिला और वैसे भी तुम लोग पिक्स के हो रहे मर्डर में सिर्फ रिपोर्ट की फाइल बनाकर छोड़ देते हो, उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। जिस पर फाइलो कहता है मैं उसके कातिल को ढूंढ निकालूंगा। इधर हम जोना को देखते हैं जिसे किसी ने किडनैप कर रखा है। इसके बाद हम फाइलो को देखते हैं जिससे ऑफिसर कहते हैं कि हम अपना टाइम पेपर बर्बाद नहीं करेंगे, पर फाइलो फिर भी पूरी कोशिश करता है उस कातिल को पकड़ने के लिए। इसलिए वो फिर डॉक्टर के पास जाता है जिसने एशलिन का पोस्टमार्टम किया था। वो उसे बताता है कि इसका लीवर गायब है और इसकी चोटों के निशान से पता चलता है जिसने भी इसे मारा होगा उसके दिल में बहुत नफरत रही होगी क्योंकि इसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। फाइलो को कुछ भी समझ नहीं आता। एशलिन के साथ फाइलो का अजीब सा कनेक्शन जुड़ने लगा था। वो किसी भी कीमत पर उसके कातिल को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त टेडी के पास आकर उसे सब कुछ बता देता है जो अब पुलिस की हिरासत में है क्योंकि इसका सच सबको पता चल चुका है, ये एक क्रिच है। टेडी से बात करने के बाद फाइलो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इज़रा को देखते हैं जो विग्नेट को परेशान कर रहा होता है, पर विग्नेट भी इसे अच्छा सबक सिखा देती है और फिर ये अपनी दोस्त टॉर्मेलिन के पास आ जाती है जो इसे ब्लैक रेवन के बारे में बताती है जो आज भी अपनी जन्मभूमि के लिए इंसानों से लड़ रहे हैं और ये कहती है कि अगर तुम उनसे एक बार जुड़ गई तो तुम भी अपना बदला इंसानों से आसानी से ले सकती हो। इधर हम पाइटी और ब्रेक्सपियर्स को देखते हैं जो अपने बेटे के लिए काफी परेशान होते हैं कि उसे किसने किडनैप किया है। इसलिए पाइटी एक हारुस्पेक्स नाम की तांत्रिक को लेकर आती है जो काले जादू से जोना का पता लगा सकती है, जिसके लिए ये एक भालू की बलि देकर पता लगा लेती है कि जोना को डॉक्टर जेस्पर ने बंदी बना रखा है ताकि वो ब्रेक्सपियर की कुर्सी हथिया सके। जोना को राजनीतिक फायदे के लिए जेस्पर ने इस्तेमाल किया। इधर विग्नेट भी ब्लैक रेवन के पास पहुंच जाती है। यहाँ आकर वो देखती है कि ब्लैक रेवन की लीडर सजा के तौर पर फे को ऊपर से नीचे गिराकर मार देती है क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, एक गलती और सारा खेल खत्म। और ये विग्नेट को ब्लैक रेवन में शामिल करने से पहले परखना चाहती है विग्नेट इसके काबिल है या नहीं। इसीलिए विग्नेट को पुलिस स्टेशन पर लगा झंडा लाने को कहती है ताकि ये इंसानों को नीचा दिखा सके। और इधर इज़रा विग्नेट की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाता है। जब फाइलो को इस बात का पता चलता है तो वो इज़रा के घर जाकर उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद कर देता है और अपनी रिपोर्ट वापस लेने को कहता है क्योंकि फाइलो जानता है विग्नेट चोरी नहीं कर सकती। फाइलो इज़रा को लास्ट वार्निंग देते हुए उसे छोड़ देता है। और इधर हमें पता चलता है कि जोना को किडनैप करने वाला जेस्पर नहीं उसकी अपनी माँ पाइटी है और उसने हारुस्पेक्स को झूठ बोलने के लिए पैसे दिए थे। आखिर पाइटी ने अपने ही बेटे को क्यों किडनैप किया, इसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। इधर फाइलो को भी एशलिन के बारे में मीमा बताती है कि एशलिन के ऊपर काले जादू का साया है, अप्राकृतिक चीजें महसूस हो रही है, इसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है और न ही कोई फे है, जो भी चीज है बहुत ही शक्तिशाली है। इसके बाद हम विग्नेट को देखते हैं जो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए टॉर्मेलिन के साथ पुलिस स्टेशन झंडा लेने के लिए आ जाती है। टॉर्मेलिन पुलिस ऑफिसर को अपनी बातों में उलझा लेती है और तब तक विग्नेट झंडा लेकर फरार हो जाती है। फाइलो इसे रोकने की कोशिश करता है पर ये नहीं रुकती और इसी के साथ इस शानदार सीरीज का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म होता है। पर बेचारे जोना को किडनैप करने का असली मकसद क्या है और क्या वो शख्स इस खतरे की बात कर रहा था जो हमारे ही पैरों तले पनप रही है। क्या ये काली शक्ति इंसानों और फे का नामो निशान ही मिटा देगी और आखिर फे को ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। इन सभी सवालों का जवाब हमें इसके अगले पार्ट में मिलेगा। जाने से पहले कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।